देखिए आजकल जो हालात है पाकिस्तान में हर जगह पर अनसर्टनिटी की हालात है। अगर आप पॉलिटिकल हालात को देख ले, अगर आप इकॉनमी को देख ले पाकिस्तान की, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख ले, तो मेरे ख्याल में हर जगह अनसर्टनिटी है। और इसके अलावा जो लोग मुतमईन नहीं हो रहे, बदकिस्मती से इस मुल्क में जिसको मैंडेट मिलता है तो वो उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। इसलिए हालात इस तरह है कि पाकिस्तान के लोग मुतमईन नहीं हैं। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी इस मुल्क के बड़े हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस मुल्क को बचाना है, जिसको मैंडेट मिले तो चाहे जो भी हो तो उसकी मैंडेट की कदर होनी चाहिए। इस तरह है ये जो आपने बात की है कि 800-900 अरब रुपये सूबे पे कर्जा है, सूबे का कर्जा है, सूबे पे कर्जा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे दौर में जितने भी कर्जे हमने लिए हैं वो डिफरेंट रोड्स के लिए थे, तरक्याती कामों के लिए हमने लिए थे और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लिए थे जिस पे दोबारा वो अर्निंग करेंगे, रिटर्न उसी प्रोजेक्ट से होंगे, जिससे वो इनकम जनरेट करेंगे और वही इनकम जो है वो दोबारा उन कर्जों में जाएगा, तो उसका बोझ जो है वो आवाम पे नहीं आएगा। जिस तरह IMF से हम कर्जे ले रहे हैं और वो दोबारा बोझ जो है सूद दर सूद जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो फिर लोगों से निकाला जाता है। असल में मसला ये ज़रा मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जो हमारे कर्जे हैं, एक तो उसका सूद बहुत रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है और वो इस तरह नहीं है कि हमने जल्दी अदा करना है, उसमें काफ़ी टाइम है। और जो हमने कर्जे लिए हैं, मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए थे और वो अभी तक वो पैसे वो मैच्योर नहीं है, अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो चुका है। जो मेरा 4.5 साल दौर है उस पर जो भी मुझसे बात कर सकता है मैं उसे बिल्कुल उस पर मनाजरा भी कर सकता हूँ। बाकी हुकूमत जब आती है वो देखती है कि अपने अवाम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो उसके मुताबिक वो चलती है। शायद हमारे पास इतने पैसे नहीं, ये गरीब सूबा है, आपके 92% रिसीट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से आपको मिलते हैं पैसे, बाकी कोई 10-12% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है गरीब सूबा है खुद जनरेट करता है। और फिर आपके जितने भी सेक्टर है जहाँ पर आपको अर्निंग हो सकती है, मिनरल्स है, माइंस है, इसके अलावा आपके पास एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, ये जो टूरिज़म है इस पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक कोई भी हुकूमत उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इस हुकूमत से कि उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए, काम करेगी और सूबे को अपने पाँव पे खड़ा करेगी। जो मुझे नज़र आ रहा है और शायद बहुत से लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखिए इस तरह की हुकूमतें बिल्कुल नहीं चल सकती। ये जो आजकल के हालात है, किसी के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है मरकज़ में। हुकूमत वही स्ट्रांग होती है जिसके पास पूरा मैंडेट हो और जिसके पास 2/3 अक्सरियत हो, ताकि वो कानून साजी कर सके, वो कुछ आवाम के लिए कुछ कर सके। अब यहाँ पर मरकज़ में आप देख लें 3-4 पार्टीज इकट्ठे होकर वो उसने हुकूमत बना ली है, ठीक है। लीड उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है और हमारी दुआ है कि ये हुकूमत कामयाब हो और इस हुकूमत के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए कुछ कर सके। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत आगे चल सकेगी। और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की है और उसकी वो सिंध में पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में नून की है। तो इस तरह डिफरेंट हुकूमतें हैं। मेरी नज़र में 6-7-8 महीनों से ये हुकूमत ज़्यादा नहीं चल सकती। देखिए दुख हर किसी को होता है जब कोई अपने घर से जुदा हो रहा होता है। आप देख लेना जब कोई बंदा सऊदी अरब जाता है तो उसको कितना दुख होता है, अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी एक फैमिली थी, इसमें कोई दूसरा नहीं है, मैं हर स्पीच में कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि खान साहब पहले कल भी मेरे लीडर थे, आज भी है और आगे भी मेरे लीडर होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसलिए मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता था। तो अपनी पार्टी बनाई है, उसको अब मैंने खुद लीड करना है। और इसके अलावा आपने मौज़म भट्ट साहब की वो स्पीच सुनी होगी, वो बात उन्होंने जो की थी, हमें ऑफ़र किया गया कि आप हमारे साथ चले, चूँकि ये तो आज़ाद लोग आए थे, इनको एक पार्टी, एक शेल्टर की ज़रूरत थी, एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी, ताकि इनको ये जो आजकल ये रोला पड़ा हुआ है कि इनके मखसूस सीटें वो नहीं मिल रही उनको, तो यही वजह थी। इनकी ऑफ़र आई, हमने पूरे दिल के साथ अपनी पार्टी उनके पास रख दी कि यार बिल्कुल हम हाजिर हैं और आप जो चाहते हैं बिल्कुल हम हाजिर हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत चले, इस मुल्क में अनसर्टेनिटी ना हो। ये मुल्क मेरा भी है और आपका भी है, सबका है, हम किधर जाएंगे। तो इस मुल्क की खातिर और खान साहब की खातिर हमने अपनी पूरी पार्टी उनके सामने रख दी। लेकिन अब पता नहीं कि आगे क्या हो गया, ये हमें भी पता नहीं।
بہرحال ہم اپنے ایفرٹس کی تھی، انہوں نے ہم سے مانگا تھا، ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دی تھی. باقی جو 13 سال میں نے پاکستان تحریک انصاف میں گزارے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہے. بڑی محنت کی تھی میں نے، اور میں صرف میڈیا ہے چونکہ میں ایک بات شیر افضل ایڈوکیٹ صاحب اکثر بولتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، میں صرف ان کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں کونسلر سے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا. میں اپنے 2005 میں پہلے یونین کونسل کا ناظم تھا. میں کونسلر نہیں تھا، میرے پاس 14 کونسلرز تھے. میں ناظم تھا، میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس کے بعد 2010 میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کی، اور 3 سال میں اپنے حلقے میں رہا. میں نے محنت کی، میں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر اٹھائی، اور الحمدللہ 2013 میں مجھے ٹکٹ ملا اور میں ایم پی اے بنا. ایم پی اے کے بعد پھر میں منسٹر بنا، اور 5 سال میں خیبر پختونخوا کے حکومت میں کیبنٹ منسٹر رہا. 5 ڈپارٹمنٹ کو میں نے لیڈ کیا. پھر میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا، پھر میں نے پورے ریجن کو لیڈ کیا، اور 2018 کے الیکشن میں الحمدللہ میں نے رزلٹ دیا. تو اس رزلٹ کے بدلے اور اس کوشش کے بدلے اور میری جو ایکسپیرینس تھی 10 سال، اس کے بعد میں وزیر اعلیٰ بنا، اور الحمدللہ 4.5 سال میں نے خیبر پختونخوا کو لیڈ کیا. اور آپ سب کے سامنے ہے، کوئی میگا اسکینڈل ہے میری حکومت کا؟ نہیں الحمدللہ. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پرفارم کیا تھا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں آئی ہے. تو میں صرف اس کو کلیئرفائی کرنا چاہتا تھا کہ پہلے اگر آپ ٹی وی پہ آئے نا تو کم از کم انسان کی وہ پروفائل کو دیکھ لیا کریں، اور اس کے مطابق پھر آپ بات کیا کریں.